हेलो डियर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिवा साइंस में। और आज हम लोग वही 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जो हम लोग का रेगुलर चल रहा था। यानी आपके चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। जो भी लोग जैव प्रक्रम चैप्टर शुरुआत से शुरू के वीडियो से पढ़ रहे हैं वो एक बात को ध्यान देंगे कि आप लोग इस वीडियो में जितना भी वीडियो चल रहा है ऐसा मत करिए कि बीच में गैप करके और आगे का वीडियो पढ़े। इससे क्या होगा कि आपको डिस्टर्ब होगा और कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन में हो जाएंगी। तो जो भी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या अभी से भी देख रहे हैं, सबसे पहले वे जा करके जैव प्रक्रम का पोषण वाला पार्ट देखेंगे। पोषण वाले पार्ट को देखने के बाद ही श्वसन का स्टार्ट करेंगे। श्वसन के बाद परिवहन का, और परिवहन के बाद आपको पता ही है आज आपका चलने वाला है उत्सर्जन। एक बार हम तीनों पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग जो भी पोषण या श्वसन उत्सर्जन पढ़े हैं इन तीनों में हम लोग को क्या चीज मिला और उत्सर्जन में कौन से टॉपिक का बात करने वाले हैं हम लोग। अगर आपके पोषण की बात की जाए तो पोषण टॉपिक में जानने से पहले हम लोग के चैप्टर का नाम था जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम था जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम कहता है कि जीवन में होने वाली मुख्य क्रिया, जीवन में आपकी जो भी प्रक्रिया है, वैसे तो अगर देखा जाएगा तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही है, पर कुछ ऐसी विशेष प्रक्रिया जो हर एक मानव में समान रूप से होती है और आवश्यक है डेली के जीवन के लिए। उसी पार्ट में से हम लोग का चारों पार्ट था। पहला आपका था पोषण, पहला प्रक्रम पोषण, वही दूसरा था हमारा श्वसन, तीसरा पार्ट था हमारा परिवहन और लास्ट पॉइंट है हम लोग का उत्सर्जन। इन चीजों को जानने से पहले एक सजीव के लक्षण को जानेंगे हम लोग कि अगर आपसे कोई बोले कि निर्जीव और सजीव वस्तु में फर्क क्या होता है, अंतर क्या होता है, तो सबसे पहला टॉपिक को स्टार्ट करने से पहला क्वेश्चन हर एक लोगों से होगा कि सजीवों के लक्षण बताएं। आप लोग एक मिस्टेक जरूर करेंगे, अधिकतर लोग लिखते हैं कि सजीवों का लक्षण गति होता है, पर आपको एक चीज बता दे, आप लोग को कभी भी सजीव का विशेष लक्षण लिखना होगा तो गति मत लिखिएगा। रीजन इसका आपको बता दें, रीजन ये है कि अगर सजीवों के लक्षण में आप गति लिखिएगा तो एक एग्जाम्पल लीजिए, क्या पेड़ पौधे आपको गति करते हुए दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो वहां पर क्या हम जो सजीवों का लक्षण के लिए लाइन लिखते हैं कि सजीव गति करते हैं, वहां पर ये आपका पॉइंट सही होगा? नहीं होगा। आपके पॉइंट के लिखने का मतलब कि हर एक पॉइंट हर एक चीज पर लागू हो। इसी चीज की जगह, गति की जगह हम लोग लिख सकते हैं वृद्धि। तो आप लोग 9th 8th 6th क्लास में थे तब तक ये गति चलता था, पर आप लोग का ये 10th क्लास थोड़ा हाई लेवल का है, तो इस मुताबिक से आप लोग ये गति वाला मिस्टेक ना करके वहां पर लिखेंगे कि सजीवों की गति कौन सी है? वृद्धि। वृद्धि हम लोग भी करते हैं और वृद्धि पेड़ पौधे भी करते हैं। अब ये जो वृद्धि होती है वो गति का ही प्रकार है। आपका गति का मतलब क्या होता है? एक बिंदु से दूसरा बिंदु। आपका पौधा इतना छोटा होता है तो यहाँ से यहाँ भी आता है, ये भी एक प्रकार का गति ही है और उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। तो हम लोग भी वृद्धि कर सकते हैं, पेड़ पौधे भी वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद अगर विशेष पढ़ने तो प्रजनन की प्रक्रिया आप लोगों को पता ही है। तो आइए जानते हैं सजीवों के लक्षण के लिए, यानी सजीवों का लक्षण आपसे पूछा जाए तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? सजीवों के लक्षण। पहला पॉइंट हम लोग को क्या मिला है कि कोई भी सजीव क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। दूसरा पॉइंट, कोई भी सजीव प्रजनन कर सकता है। कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगा कि प्रजनन क्या है। देखिए बता दें, प्रजनन इस शब्द का अर्थ है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें एक संतति से दूसरी संतति आती है। यानी आज अगर जनसंख्या हमारी पृथ्वी पर नियंत्रण बनी है तो किस कारण से बनी हुई है? प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसके कारण जनसंख्या लगातार बनती रहती है, नियंत्रित होती रहती है। लाइट कटने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हम लोग रिवीजन देख रहे हैं तो रिवीजन करते हैं, जो भी पॉइंट्स को देख रहे थे उसको लगातार बनाए रखते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों को वो भी चीजें वहीं पर लिखी हुई मिलेंगी। सजीवों के लक्षण में आप लोग पॉइंट देख सकते हैं, आप लोग के इसमें कितने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है हमारा प्रजनन, सेकेंड पॉइंट वृद्धि, तीसरा श्वसन, चौथा पोषण, पांचवा परिवहन, 6 उपापचय प्रक्रिया और 7वां उत्सर्जन। वैसे तो आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट अगर आप लोग लिखते हैं बना करके हिंदी में सजीवों के निम्नलिखित लक्षण है और पॉइंट वाइज अगर लिखते जाते हैं तो आपका नंबर नहीं कर सकते हैं। पर आपको इतना सारा पॉइंट बता दिया गया, अब आप इसमें से क्या 4 पॉइंट भी आपको याद नहीं रहेगा। पहला हम लोग का प्रजनन। प्रजनन कैसी
प्रक्रिया है, तो प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जनसंख्या को बनाए रखती है, यानी एक संतति से अनेकों संतति जो हुई है वो कौन सी विधि आती है? प्रजनन की प्रक्रिया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें वृद्धि। वृद्धि अभी आपको बता दिए कि यहाँ पर आप लोग गलती ना लिख करके क्या लिखेंगे? वृद्धि। सजीवों में कौन सी प्रक्रिया होती है? सजीव वृद्धि कर सकते हैं, सजीव प्रजनन कर सकते हैं। वही श्वसन का काम भी केवल सजीव में ही होता है, निर्जीव वस्तुओं में इन चीजों का काम नहीं होता है। फिर पोषण, आप लोग के चैप्टर से ही 4 पॉइंट, आप लोगों को 4 पॉइंट मिल जाएंगे। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। तो आप लोग को अलग से खोजने की जरूरत नहीं है सजीवों का लक्षण। ये सजीवों के लक्षण में आपका 4 पॉइंट ऑलरेडी आपके बुक से चैप्टर के अनेकों पार्ट से मिल रहे हैं। जैसे आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सजीवों के निम्नलिखित सजीव पोषण की प्रक्रिया कर सकते हैं, सजीव श्वसन कर सकते हैं, सजीव परिवहन की प्रक्रिया करते हैं, सजीव उत्सर्जन कर सकते हैं। वैसे आप लोग इसको अगर एक में भी घुसा करके लिखते हैं तो लिख देंगे कि सजीवों में पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन परिवहन की प्रक्रिया होती है। सजीव वृद्धि कर सकते हैं, सजीव प्रजनन कर सकते हैं, उपापचय प्रक्रिया। बाकी सारे पॉइंट तो सब लोग को समझ में आ गई होंगी, पर डाउट यहाँ पर होगा सबका कि आखिर ये उपापचय प्रक्रिया क्या है हमारे शरीर में। उपापचय प्रक्रिया जो आपकी बनी हुई है वो 2 वर्ड से मिलकर, एक उपचयन अपचयन, जो कि आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में सुनने को मिलेगा। ये उपापचय जो प्रक्रिया है हमारे शरीर में 2 काम होगा। एक तो जो भोजन खाते हैं वो टूटता है, और दूसरा उस टूटे हुए भोजन से कोई चीज का निर्माण होता है, किसी पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। ये अलग अलग आप लोग पोषक तत्वों के नाम सुनते होंगे, तो ये इतने आसानी से नहीं बनते, ये भोजन के कणों के टूटने के बाद बनते हैं। तो टूटना और बनना यही प्रक्रिया है आपका क्या? उपापचय प्रक्रिया। बहुत आसान शब्दों में बताया गया है कि उपापचय प्रक्रिया क्या है, आखिर कौन सी विधि हमारे शरीर में? तो खाद्य पदार्थों का टूटना और नए नए पदार्थों का बनना ही कैसी प्रक्रिया है? उपापचय प्रक्रिया। तो ये केवल सजीव में ही पॉसिबल है, निर्जीव में ऐसा काम नहीं होता है। तो ये आपका हो गया सजीवों के लक्षण, जो कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये पॉइंट जरूरी था। अब अगर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो जय प्रक्रम कहता है कि जो हमें हमारे शरीर को बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए जो भी हमारे शरीर में प्रक्रियाएं चलती हैं उन्हें ही जय प्रक्रम कहा जाता है। जैसे आपका पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन और उत्सर्जन। अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण क्या करता है? पोषण में हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उससे जो भी पोषक तत्व मिलते हैं हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या करते हैं? आवश्यक होते हैं, ऊर्जा के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जरूरी होता है। तो ये सारा चीज क्या आपका पोषण है। पोषण में हम लोग 2 प्रकार पढ़े थे पहले वीडियो में, 2 प्रकार के, एक आपका था स्वपोषी, वही दूसरा आपका था विषमपोषी। अगर स्वपोषी की बात करें तो स्वपोषी कहने का मतलब है कि जो अपना पोषण का काम स्वयं करते हैं, यानी पोषण में केवल ये नहीं आता है भोजन को ग्रहण करना, भोजन को पचाना भी पोषण की प्रक्रिया ही है। तो स्वपोषण जो जीवों की बात करें तो इसका 2 एग्जाम्पल है। अब आपको परिभाषा तो याद होगा, पर एग्जाम्पल लोग भूल जाते हैं और एग्जाम्पल से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। स्वपोषी का आप लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे, पेड़ पौधा सबको पता है, पर पेड़ पौधे के साथ साथ एक और एग्जाम्पल है आपका जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं इंग्लिश में। तो ये आपका एग्जाम्पल है स्वपोषण का। जो लोग नहीं जानते होंगे, नहीं लिखे होंगे, वो अभी के अभी नोट कर लेंगे, और ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। तो स्वपोषण का उदाहरण क्या है? पेड़ पौधे, जीवाणु। स्वपोषण करते क्या है? पोषण की प्रक्रिया स्वयं पूरा करते हैं। स्वपोषण टॉपिक को जब आपका एनसीईआरटी स्टार्ट करता है तो उसमें एक प्रक्रिया मिलेगी आगे चल के हम लोग को, प्रकाश संश्लेषण। डायरेक्ट आपको विषम पोषण नहीं मिलेगा, इस टॉपिक को शुरुआत करके खत्म कर देता है। स्वपोषण जब हम लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल जाते हैं, तो आती है आपकी अगली क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है और प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, कौन सा इसका रासायनिक समीकरण। अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ पर आपको पदार्थ इकट्ठा कर लेना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक वस्तु, पहला आपका जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सूर्य की किरण या सूर्य का प्रकाश, और चौथा आपका क्लोरोफिल।
प्रकाश संश्लेषण का काम अधूरा है। तो आप लोग को प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा। डायरेक्ट आप लोग लिखिए, पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं, और यही प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण। यानी आप लोग को परिभाषा बनाने का ढंग होना चाहिए। 4 पदार्थों को कलेक्ट करके इसको एक लाइन बना करके आप लास्ट में लिख दीजिए कि भोजन, अगर पदार्थों का निर्माण होता है, भोजन बनने का काम होता है, तो यही प्रक्रिया क्या है? आपका प्रकाश संश्लेषण है। यानी फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं इस परिभाषा को। जब पेड़ पौधे सूर्य एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं, तो यही प्रक्रिया आपकी क्या है? प्रकाश संश्लेषण। इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण में शामिल कच्ची सामग्रियों के नाम। तो ये डायरेक्ट आप लोग लिख देंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण तो वैसे हम पढ़ चुके हैं, पर फिर से एक बार रिवाइज हो जा रहा है। अब आप लोग को रासायनिक समीकरण अगर इजी बनाना है, आसान बनाना है प्रकाश संश्लेषण का, तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से सूत्र आने वाले हैं, इस चीज का ध्यान होना चाहिए। जब प्रकाश संश्लेषण का काम कंप्लीट हो जाता है, तो पहले तो आप लोगों को कच्ची सामग्री पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल जिसको हम H2O लिखते हैं, उसके बाद हम लोग को चाहिए सूर्य का प्रकाश, और उसके अलावा चाहिए क्लोरोफिल। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखिए एनसीईआरटी कैसे अंदर से इनसाइड क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव। ये जो आपका चीज है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इसको लिखा हुआ है बुक में कि ये जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। यानी क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि पेड़ पौधों में उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है, तो क्या आएगा आपका? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। आइए बताते हैं कैसे ये काम करता है। तो ये तो हम लोग रिएक्शन करवाने के लिए शामिल करेंगे। हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। उसके बाद हम लोग को मिलेगा ऑक्सीजन, जिसको हम लोग लिखते हैं O2, और लास्ट में आपको मिलेगा जल। यानी आप 4 प्रोडक्ट लगाते हैं प्रकाश संश्लेषण में, 4 पदार्थ शामिल होंगे काम को करवाने के लिए, और हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो 3 मिलेगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा आपके लिए रासायनिक समीकरण। इसको बनाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि हम लोग को कौन कौन से पदार्थ चाहिए। अब इसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, ये चीज है हम लोग क्या कर रहे हैं, पदार्थ, इसको रासायनिक समीकरण भोजन बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद इस तीर को निशान को लिखना जरूरी होता है, क्योंकि ये तीर का निशान ये दर्शाता है कि आगे कौन सा उत्पाद का निर्माण हुआ है, कौन सा पदार्थ बना है। इसमें आप लोग लिखेंगे सूर्य का प्रकाश और दूसरा क्लोरोफिल। देखिए जैव उत्प्रेरक क्यों कहा गया है। हम लोग जब भी खाना बनाते समय, एक बहुत सरल सा एग्जांपल है जो आपके घरों में डेली यूज हो रहा है। हम लोग खाना बनाते समय तापमान को इकट्ठा नहीं करते हैं, डेली पदार्थों को इकट्ठा करते हैं, अलग अलग सामग्री जिस चीज को बनाना हो आपको, और सभी अलग अलग सामग्रियों में एक चीज समान होता है, तापमान, जो आप ताप दे रहे हैं। तो वो जो ताप बीच में, हर एक चीज के बीच में काम कर रहा है, उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। आप डेली भोजन खा रहे हैं अलग अलग प्रकार का, पर आपके उस भोजन को पचा रहे हैं HCl अम्ल, तो ये HCl अम्ल एक बीच में काम कर रहा है, जिसको हम लोग बार बार दर्शाते नहीं है। हम लोग बस इतना बोलते हैं कि ये भोजन खाए पच गया, बार बार इसका नाम रिपीट नहीं होता है। तो ये जो बीच में कोई भी चीजें काम करती है किसी चीज के पीछे, उसी को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। हम लोग अगर किसी से पूछा जाए तो ये चीज डायरेक्ट बता देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से भोजन बनाना है, और ये चीजें बीच में काम करेंगी, जो पत्तों में पाया जाता है, और ये आपका सूर्य से प्राप्त हो रहा है। तो इनको जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए देखा जाता है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया जो हम लोग लेने वाले हैं भोजन को बनाने के लिए। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग का भोजन क्या क्या बना था, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। तो डायरेक्ट आप ग्लूकोज का सूत्र लिखिए C6H12O6। उसके बाद प्लस में नीचे दिखा है, पर आप लोग एक ही लाइन में लिखिएगा जल, और प्लस में क्या मिला हम लोग को, ऑक्सीजन।
तो ये 3 चीजें हम लोग को मिल चुकी हैं, ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, अभी भी आपका ये रासायनिक समीकरण अधूरा है और इसमें नंबर नहीं मिलेगा, गलत काट दिया जाएगा। रीजन ये है, जब आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको केमिस्ट्री में एक नियम मिलता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कुछ नियम पढ़ा जाता है 9th क्लास में। उस नियम के अनुसार, वैज्ञानिक के अनुसार, उनका जो कथन है, हम लोग को आज तक नियम का पालन करना पड़ता है। उस वैज्ञानिक का कहना बस इतना है कि अगर आपको 20 किलो पदार्थ हम प्रोडक्ट पास कर रहे हैं तो हमको उधर से जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी 20 किलो होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जितना दिए हैं उतना वापस प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर सेम केस वही होता है, जितने मात्रा में हम लोग पदार्थ देंगे उतना ही मात्रा में हम लोग को पदार्थ प्राप्त भी होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर केवल इसमें 3-4 चीजें हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इसके अलावा आपको कोई चीजें दिख रही है, इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन की थोड़ा आप संख्या देखिए दोनों तरफ, तीर के इस साइड भी और तीर के उस साइड। यहाँ आपका कार्बन केवल 1 दिख रहा है, और वही इधर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन आपका कितना है, 6 है। तो हम लोग को कार्बन को क्या करना है, संतुलित करना है, यानी यहाँ भी कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6। अब इस 6 को लिखने का तरीका पता होना चाहिए। इस 6 को आप लोग बीच में कहीं नहीं घुसा के नहीं लिखेंगे। कितने बच्चे पता होगा 6 तो यहाँ पे घुसा देंगे, गलत तरीका है, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। ये आपको जो भी संख्या लेना है बाहर से लिखा जाता है, बाहर हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। आपका कार्बन कंप्लीट होता दिख रहा है कि नहीं, कार्बन यहाँ भी 6 है और इस तरफ भी 6 है, यानी कार्बन हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, 6। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये जानकारी होना चाहिए हम लोगों को, कितने कितने अणु होते हैं। इस चीज को आसान बनाने के लिए आप डायरेक्ट हाइड्रोजन के अणु को याद कर ले। कभी भी प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन की अणुएं 24 होती है, ऑक्सीजन की अणु में कितनी होती है, 24 होती है। यानी हम लोग को हाइड्रोजन कितना चाहिए, 24, वही ऑक्सीजन कितना चाहिए, 24। अब आप इसमें दिमाग लगाइए कि किस प्रकार से हाइड्रोजन ऑक्सीजन 24 हो सकता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये 2 जो है, ये जितना भी आगे संख्या लगा होता है उससे हम लोग इंटू कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये आपका ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 12। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन आपको केवल 1 दिख रहा है। अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर हम कौन सी संख्या आगे बैठाएं ताकि हम लोग का ऑक्सीजन 24 हो जाए। यहाँ आपका ऑक्सीजन 6 दूनी 12, हम लोग अगर यहाँ पे 12 लिख देते हैं तो क्या आप लोग का ऑक्सीजन इधर 24 कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का ऑक्सीजन 24 कंप्लीट होकर दिख रहा है। अब इस तरफ आते हैं, अगर इस तरफ देखें हम लोग तो यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है। यहाँ भी एक ऐसा दिमाग लगाना है जिससे हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाए, टोटल 24 हो जाए। तो 6 यहाँ पर है, अगर यहाँ पे हम 6 लिख दे तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और यहाँ पर 6 है, यानी 18 आपके पास प्राप्त है। और कितना चाहिए आपको, 6 चाहिए। तो क्या हम लोग यहाँ पे अगर 6 लिख देते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग को प्राप्त हो जाता है कि नहीं, 6 यहाँ, 12 यहाँ, 18, और 18 से 24, यानी ऑक्सीजन हम लोग के पास 24 कंप्लीट हो गया, कार्बन भी 6 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे अणु की, तीसरे तत्व की, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की अगर आप संख्या देखें तो अपने आप यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कंप्लीट है, हाइड्रोजन 12 दूनी 24 यहाँ पर है। इस साइड में भी आते हैं तो हाइड्रोजन आपके पास है 12, और यहाँ भी अगर बात करें तो 12। यानी अगर आप ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो अपने आप आपका हाइड्रोजन संतुलित हो जाएगा। आपको टेंशन लेना है बस 2 अणु की, 2 तत्व की, एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अपने आप संतुलित हो जाएगा। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट था, लोगों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण खत्म होने के बाद डायरेक्ट हम बात करते हैं विषम पोषी यानी परपोषी। परपोषी आपको 3 प्रकार का मिलेगा, एक मिलेगा मृतजीवी पोषी पोषण, दूसरा आपको मिलेगा परजीवी पोषी और प्राणीसम। मृतजीवी में क्या है, जो भी जीव अपने पोषण की प्रक्रिया अगर मृत जीवों पर डिपेंड होकर पूरा करते हैं, यानी मरे हुए जीवों पर निर्भर होकर अपना पोषण प्राप्त करें, उसे हम मृतजीवी कहेंगे। और एग्जाम्पल फॉर्म में आपका कवक, इस चीज को आप लोग पहले वाले वीडियो में देख लेंगे, अभी रिविजन चल रहा है तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। आगे आपका परजीवी है। परजीवी में ऐसे जीव आते हैं जो किसी भी जीवों की बिना हत्या किए अपना भोजन ले लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर में मच्छर, मच्छर जैसे काटता है किसी इंसान की मृत्यु नहीं होती है पर वो अपना पोषण जरूर ले लेता है। तो परजीवी में क्या होगा, परजीवी बिना किसी जीव को मारे ही अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। तीसरे की अगर बात करें प्राणीसम, तो प्राणीसम में कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं कुछ अलग अलग, जैसे हम लोग आहार नल पढ़े, ऐसा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े, तो ये कुछ विशेष प्रकार की गतिविधि चलती है। आहार नल के द्वारा अपना भोजन
का जो भोजन का जो पाचन है वो पूरा करते हैं। और दूसरा चीज कि वो अपना भोजन जो है वो दो रूप में लेते हैं, ठोस और तरल के रूप। तो प्राणी समय आप लोग लिखेंगे कि प्राणी समय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना पोषण ठोस और तरल के रूप में आहार नाल की विशेष गतियों द्वारा पूरा करते हैं, गतिविधियों द्वारा पूरा करते हैं। तो ये आपका प्राणी सम एग्जाम्पल फॉर्म में अमीबा और दूसरा आपका मनुष्य। तो ये हम लोग का पोषण का प्रकार था। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आहार नाल का चित्र सहित वर्णन करें। तो आहार नाल में आप मुख से स्टार्ट करके लास्ट आपका खत्म होगा रेक्टम पर यानी मल द्वार पर। मुख का अगर बात करें तो मुख में आपका दो क्वेश्चन उठेगा। एक तो भोजन में लार की भूमिका लिखे। तो लार की जो भूमिका है, लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में। तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम पर, लार एक ग्रंथि है जो टाइलिन एंजाइम या इसका दूसरा नाम है एमाइलेज, दूसरा नाम है एमाइलेज। ये लार में पाया जाने वाला एंजाइम है जो लगातार स्टार्च पदार्थों में जो भी हम भोजन को खाते हैं यहीं से टूटने की स्टार्ट होती है। तो ये एंजाइम पहले आपके भोजन को तोड़ने का स्टार्ट करता है। दांत भोजन को चबाता है और दांत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने प्रकार के हैं। दंत सूत्र लिखे। तो दांत अगर टॉपिक को स्टार्ट हुआ तो उससे दो क्वेश्चन, दांत कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य, और दूसरा दंत सूत्र। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद लार का काम बता दिया आपको कि लार में एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम होते हैं जो भोजन के कणों को तोड़ने का काम करते हैं, स्टार्ट यहीं से होता है। उसके बाद ये जीभ क्या करता है, जीभ आपका भोजन की गति को कंप्लीट करवाएगा। तो मुख में अगर स्टार्ट करें तो 3 पॉइंट आपका दांत, जीभ और लार। दांत का काम चबाना, लार का काम गति करना, पीछे की तरफ गर्दन की तरफ गति करवाता है, और दूसरा आपका दांत लार का काम उसको मुलायम कर देता है, तोड़ देता है पदार्थों को। उसके बाद अगर नीचे आते हैं हम लोग भोजन मनुष्य की ग्रास नली में, तो ग्रास नली एक माध्यम है, एक रास्ता है। जैसे एक सड़क है, घर से और स्कूल आते समय एक रास्ता माध्यम होता है, वैसे ही मुख से भोजन को अमाशय तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम हमारे पास ग्रास नली जो भोजन को भेजता है अमाशय तक। अमाशय अगर पॉइंट आपको स्टार्ट करेंगे तो अमाशय में आपको पता होना चाहिए कि एसियल अम्ल पाया जाता है, और एक और शब्द पता होना चाहिए श्लेष्मा। अमाशय में आपका एसियल अम्ल पाया जाता है जो लगातार भोजन का मंथन करता है, उसको छोटे छोटे कणों में बांट देता है। आप लोग अपने घरों में दही महते हुए देखे होंगे किसी को भी, तो जैसे दही बहने का काम होता है, सेम वैसा ही काम हमारे अमाशय में चलता रहता है जो कि एसियल का मुख कराता है। ये बहुत ज्यादा अम्लीय होता है जो हमारे अमाशय को जला भी सकता है भूखे रहने पर। उसका बचाव करने के लिए हमारे अमाशय में एक श्लेष्मा होता है जो लगातार एसियल अम्ल से हमारी अमाशय की परतों को बचाता है। उसके बाद अमाशय से नीचे आते हैं हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा छोटी आंत, एक बीच में आप लोग को लीवर और अग्नाशय भी मिलेगा, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। भोजन वहां से आपका आ जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन जो होता है उसको पचाया जाता है। कितने लोगों को डाउट था कि वसा का पाचन कहाँ होता है, जो कि जब कोचिंग वगैरह में टेस्ट लिया गया था तो वहाँ क्वेश्चन किया गया था, तो बहुत लोगों को डाउट है। इस डाउट को आज क्लियर कर दे रहे हैं। वसा का जो पाचन आप लोग देख रहे हैं वो रियल में वसा का पाचन करता है यकृत। यकृत में अंदर की ओर होता है पित्ताशय जो लगातार निकालता है पित्त लवण। पित्त लवण जो वसा आप लोग पढ़ रहे हैं वो रियल में अगर देखा जाए तो तेल जैसा होता है, तेलीय होता है। आप लोग देखे होंगे कि कपड़ों पर तेल धब्बा लग जाता है तो वो साबुन वगैरह से हट जाता है और पानी वगैरह से नहीं हटेगा, पानी में ऐसे तैरते रह जाता है। वैसा ही काम हमारे अगर लीवर वगैरह से मान लीजिए कि कोई तेलीय पदार्थ हम लोग खाए और आगे चला गया तो कितने बार इसका पाचन नहीं होता है, पर इसका पाचन करवाने के लिए आता है आगे यकृत। यकृत में क्वालिटी क्या है, यकृत के पास एक ऐसा चीज है, एक ऐसा अंग है जिसका नाम है पित्ताशय। ये पित्ताशय लगातार लवण निकालता है और ये लवण आपके वसा को पचाता है। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लेंगे। वसा का पाचन कौन करता है, पित्त लवण। पित्त लवण कहाँ पाया जाता है, पित्ताशय में, और पित्ताशय कहाँ होता है, यकृत में। तो यकृत का काम तो आपका कंप्लीट हो गया। अब छोटी आंत में जो भी बची हुई चीजें होंगी उनका पाचन हो जाएगा। छोटी आंत से भोजन आगे की ओर जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जितना भी जल होता है उसको खींच लिया जाता है। यानी बड़ी आंत का काम है जल का अवशोषित करना, और जो भी खाद्य पदार्थ है, बेकार खाद्य पदार्थ हो, उनको मल द्वार की सहायता से बाहर निकाल देता है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था पूरे आहार नाल का। उसके बाद आहार नाल की लंबाई पूछा जाए तो 10 मीटर लगभग आप लोग बताएंगे, और सबसे लंबा भाग होता है इसमें छोटी आंत। छोटी आंत इसलिए लंबा होता है क्योंकि आप लोग देखे होंगे डायग्राम में पूरा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, कुंडलित दिखाई देता होगा। अगर उस कुंडलन वाले को अगर हम लंबा करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा लंबा निकलेगा।
तो यह हल्का। अगर अमीबा की बात, अमीबा का क्वेश्चन पूछता है तो अमीबा के जस्ट नीचे एक पैरामीशियम भी आता है। सेम आपका जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, वैसा ही पैरामीशियम भी एकल कोशिकीय जीव है, पर दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। अमीबा जो होता है वो फुटपाथ से अपने भोजन को पकड़ता है। वही पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में एक पक्षमाभ होता है। जैसे हमारे शरीर पर रोम पाया जाता है, बाल छोटे छोटे महीन महीन, वैसे ही पैरामीशियम पे छोटे छोटे एक बाल जैसी संरचना होती है जिसको पक्षमाभ कहते हैं। तो अमीबा भी एकल कोशिकीय, पैरामीशियम भी एकल कोशिकीय, पर अमीबा अपना भोजन पकड़ेगा फुटपाथ से, वही हमारा पैरामीशियम पकड़ेगा पक्षमाभ से। ये दोनों में डिफरेंस है और बाकी जो क्वेश्चन हम लिखवाया गया उसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद अगर हम स्टार्ट करें सेकेंड टॉपिक श्वसन, तो श्वसन कहता है कि श्वसन क्या है। अब आप लोग दिमाग लगाएंगे, भोजन का पाचन तो हो चुका है, पर क्या आप लोग को भोजन से एनर्जी मिल रहा है? नहीं मिला है। तो भोजन से एनर्जी को पाने के लिए एक प्रक्रिया है आपकी श्वसन, और श्वसन में जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। तो श्वसन और श्वास दोनों पॉइंट में बहुत अंतर है। श्वसन में भोजन के कणों को तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर लिया जाता है, यही अंतर है आपका पोषण और श्वसन में। पोषण में भोजन का पाचन हो रहा है, पर पोषण से एनर्जी जो निकालना है वो श्वसन में कंप्लीट होता है। श्वास में अंतर क्या है? तो श्वास केवल दो काम करेगा आपका, नासा द्वार से ऑक्सीजन को खींचना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यही आपका श्वास है। श्वसन में हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को तोड़ करके पाइरेटिक अम्ल बनाते हैं, और वही पाइरेटिक अम्ल दो प्रकार से काम करेगा। एक तब काम करेगा जब ऑक्सीजन होगा, एक तब काम करेगा जब ऑक्सीजन नहीं होगा, और दोनों गतिविधियों में अलग अलग तरीके से काम करता है। जब वायवीय श्वसन की बात की जाए, ऑक्सीजन हो उस टाइम अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन होने पर वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनाता है, पर अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पाइरेटिक अम्ल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमारे शरीर में, तो वही पाइरेटिक अम्ल हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनाता है, जो कि मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न करता है, ऐंठन उत्पन्न करता है। उसी से क्वेश्चन आपका एक उठा था ईस्ट में, तो किण्वन क्या होता है ये पूछा गया था। तो ईस्ट जब अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल देता है और लगातार कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहता है, तो ये आपकी प्रक्रिया कौन सी है? आपकी प्रक्रिया है किण्वन। किण्वन में रासायनिक समीकरण पूछा जाए तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण को आपको ग्लूकोज का सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि जो ईस्ट होता है वो किसको बदलेगा? ग्लूकोज को बदलेगा। ईस्ट को आप लोग बीच में लिखेंगे, ये भी उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। यही ग्लूकोज किसमें टूट जा रहा है? इथेनॉल में। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, और प्लस में क्या छोड़ रहा है लगातार? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसीलिए हम लोग इस तीर का यूज करते हैं। तो ये आपका किण्वन का रासायनिक समीकरण है। उसके बाद श्वसन में और भी पॉइंट्स हम लोग बहुत सारे देखे हुए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखे हैं फेफड़ा वाला, उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। बाकी अगर परिवहन की बात की जाए तीसरा में, अब यहाँ पर समझिए, पाचन कर लिए हम लोग, ऊर्जा बन गया हम लोग में। अब इस ऊर्जा को क्या करना है? आपके शरीर के पार्ट के हर एक कोने कोने तक भेजना है, और उसको भेजने के लिए आगे आएगा आपका परिवहन प्रक्रिया। परिवहन प्रक्रिया में दो अंग काम करेंगे विशेष प्रकार से, हृदय और दूसरा आपका रक्त। रक्त से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, कल का ही वीडियो है, कल परसों का, आप लोग उसको देख लेंगे। रक्त क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे रक्त बना है, रक्त दाब क्या होता है, दोहरा परिसंचरण, एकल परिसंचरण, बाकी इससे जुड़ा हुआ रिलेटेड क्वेश्चन, और हृदय के बारे में। तो ये टॉपिक तो आपका कल का ही पढ़ाया हुआ, तो इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। बाकी हम बता दिए कि तीनों टॉपिक में अंतर क्या था। पहले में आपका पोषण, भोजन को पचा दिया गया, दूसरे में एनर्जी निकाल दिया गया, तीसरे में पहुंचा दिया गया, चौथा आपका बचता है उत्सर्जन। तो आज हम लोग इसी टॉपिक का स्टार्ट करने वाले थे। हम लोग आज चौथा पूरा पार्ट रिवाइज करने के बाद हम लोग का स्टार्ट होता है उत्सर्जन टॉपिक। और उत्सर्जन टॉपिक में आप लोग को ये जो डायग्राम दिख रहा है बहुत ज्यादा जरूरी है इस डायग्राम को समझना। उसके बाद ही आप लोग का जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो पूछा जाएगा, या समझ में आएगा कि कहाँ पर है। ये उत्सर्जन टॉपिक आपको जो दिख रहा है, एक आप लोग से क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करके आंसर जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे तरफ से नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आप ही लोग सॉल्व करेंगे। हमारे शरीर में फेफड़ा और हृदय मिल करके कहीं ना कहीं रक्त को पंप कर रहे हैं, रक्त को शुद्ध भी कर रहे हैं, तो आखिर इस किडनी का क्या काम है? तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग अपने भाषा में लिख कर लेकर आइएगा, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम लोग पढ़ते हैं कि उत्सर्जन क्या है। देखिए, हम लोग के शरीर में पोषण, पाचन का काम कंप्लीट हो गया है। सेकेंड काम है हमारा श्वसन, जिससे हम लोग ऊर्जा बनाए। तीसरा, हम लोग हर एक कोने तक भेज दिए जिस भी चीज
चौथा, हमारे शरीर में पोषक तत्व जो जाते हैं वो शुद्ध रूप में नहीं होते हैं, यानी डेली जो आप लोग पानी पी रहे हैं, डेली आप लोग जो खाना खा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, कुछ ना कुछ कण जरूर मौजूद होते हैं जो हमारे खाना खाते समय हमारे शरीर में चले जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर में लिया जाए नाइट्रोजन, कुछ ऐसे भी कण जो हमारे जल के साथ या प्लाज्मा में जो ब्लड बन रहा है उसमें कुछ बेकार चीजें शामिल रह जाती है। उन चीजों को शरीर से निकालना लास्ट में आवश्यक होता है। वैसे तो हम मल द्वार की आवश्यकता से बड़ी आंत में बेकार पदार्थ इकट्ठा हो ही जाता है, पर कुछ द्रव रह जाता है हमारे शरीर में, कुछ गैसें रह जाती है, कुछ नाइट्रोजन जैसी बेकार पदार्थ रह जाते हैं जिसको निकालना आवश्यक है, और वो काम आपका कंप्लीट करता है किडनी। तो बेकार चीजों को छानने का काम जो हो रहा है, द्रव को छानने का जो काम हो रहा है, वो आपकी किडनी में ही हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव नेफ्रॉन की रचना या उसका वर्णन करें। तो आखिर में नेफ्रॉन है कहाँ पर? आपको यहाँ पर कहीं नेफ्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। यहाँ पर जो भी पार्ट आप लोग को दिया गया है, एक आपका जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है, ये आपकी धमनी है। ये आपका कौन सा पार्ट है? ये आपकी धमनी वाला हिस्सा है। ये जो दूसरा हिस्सा दिख रहा है आपको ब्लू कलर वाला, ये आपका सिरा है। ये हमारा वृक्क है, और नीचे की तरफ ये हिस्सा दिख रहा है जो ये मूत्राशय है। जितना भी बेकार पदार्थ, बेकार द्रव को छाना जाता है, उसको एक नली की सहायता से, मूत्र नली की सहायता से मूत्राशय में भेज दिया जाता है। इस मूत्राशय में जिन पदार्थों को छाना जाता है, वो आखिर में है कौन से पदार्थ है? वो है आपका यूरिक अम्ल, या इसको कहा जाता है यूरिया, जो कि हमारे शरीर में अगर रह जाए, ठहर जाए कुछ भी दिनों के लिए, तो हमारे शरीर में बेकार बाकी चीजों को जहरीला कर सकती है। तो इस यूरिया, इस यूरिक अम्ल को ही हम द्रव के रूप में निकालते हैं, जिसको मूत्र के नाम से जानते हैं, और ये आपका इकट्ठा होता है मूत्राशय में। ये आपका जो वृक्क है, किडनी में है, इनमें छान दिया जाता है और सीधा धमनी के माध्यम से आगे की ओर भेज दिया जाता है। अब आपका एक क्वेश्चन उठता है कि नेफ्रॉन कहाँ पर है? इसको कहा जाता है विक्राणु। ये जो आपको किडनी इतना बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, ये आपको जो इतना बड़ा हिस्सा दिख रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है? ये डायरेक्ट ऐसे बन गया होगा? कोई तो ऐसा शुरुआती पॉइंट होगा जिससे मिल मिलकर इतना बड़ा पॉइंट बना है, इतना बड़ा किडनी बना है। जैसे अगर इस गोले से हिस्से की बात करें, तो ये आप लोगों को पता है कि ढेर सारे पॉइंट से मिल मिलकर बना हुआ है। तो कोई तो एक ऐसा शुरुआत पॉइंट होगा किडनी का, जिससे ये मिलकर बना हुआ है। आप लोग बहुत ज्यादा जब किडनी को जूम करके देखेंगे, तो किडनी में कुछ नेफ्रॉन जैसी संरचनाएं मिलती है, जो लाखों करोड़ों की संख्या में मौजूद है। ये जो आप लोग को हिस्सा दिख रहा है, ये सारा हिस्सा, इसमें हम लोग का किडनी मौजूद है, यहाँ नेफ्रॉन मौजूद है। इसमें लाखों करोड़ों संख्या में नेफ्रॉन है, जो मिलकर एक किडनी का शेप बनाती है, एक वृक्क का शेप बनाती है। तो वही नेफ्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन किया जाता है, मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है और उसको कैसे, उसमें कौन से पदार्थ शामिल होते हैं। तो हम लोग देख ही चुके हैं हमारे शरीर में। पहला क्वेश्चन आपका उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन का परिभाषा जब भी लिखना होगा, आप लोग लिखेंगे कि उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, और जो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है वही आपका उत्सर्जन। और हानिकारक पदार्थ आप लोग देख सकते हैं, यूरिक अम्ल, यूरिया, नाइट्रोजन, वर्ज्य पदार्थ, तो ये सारे पदार्थ हैं। अब इसमें मूत्र का निर्माण पूछा जाए तो इस वृक्काणु में, इस किडनी में इस चीजों को छाना जाता है। जो भी ब्लड आते हैं, उस ब्लड में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा आप लोग को पता है लिक्विड वाला पार्ट है, बिना प्लाज्मा के रक्त अधूरा है। तो वो प्लाज्मा में जो नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्रोजन मिक्स जो पदार्थ होते हैं, उनको उस किडनी में धमनी और सिरा के मदद से छान दिया जाता है और उसको आगे के रास्ता में, आगे के माध्यम में भेज दिया जाता है। अब यहाँ जो नेफ्रॉन है, यहाँ पर नेफ्रॉन का काम कैसे होता है? ये जो मूत्र को छानने का काम है, ये असलियत में करता है नेफ्रॉन। तो हम लोग अब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका एक नेफ्रॉन का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर वो थोड़ा उलझा कर दिया हुआ है। वो अधिकतर डायग्राम में स्टूडेंट को याद नहीं होता है। जब आपको एक और आपके पास बुक है भारती भवन, या आप लोग नेट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं या डायरेक्ट यहीं से बना ले, तो ये जो डायग्राम है थोड़ा इजी होता है और एग्जाम के लिए आसान पड़ता है। यही आपका नेफ्रॉन जो कि किडनी की इकाई है, वही आपसे पूछा जाए कि नेफ्रॉन क्या है, तो वृक्क की इकाई को ही क्या कहते हैं? हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। तो वृक्क जिससे मिलकर बना हुआ है वो संरचना आपका नेफ्रॉन
नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में आप लोग को ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये उलझा हुआ धागे की तरह जो संरचना ढेर सारी दिख रही है, ये आपकी धमनी और सिरा है। दो शब्द में आप लोग फर्क पहले पहचाने, कोशिका और केशिका। कोशिका जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, पर ये जो वाहिकाएं नलिकाएं हमारे शरीर में बहुत ज्यादा पतली पतली यानी नस से भी थोड़ा अधिक पतली जो होती है, उनको केशिका के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी में आपका धमनी और सिरा कोशिका लिखा हुआ है, उस चीज को सही करके आप लोग उसको सुधार लेंगे, वहां केशिका लिखेंगे। सबसे पहले ये केशिका, धमनी और सिरा एक झुंड बनाती है, एक गुच्छा बनाती है, जिसको हम लोग जानते हैं केशिका गुच्छ के नाम से। ये एक कटोरी की संरचना यानी प्याली जैसी संरचना में बंद होती है, और जब वो पूरा स्ट्रक्चर बना लेती है उलझा हुआ, तो उसको हम लोग जानते हैं ग्लोमेरुलस के नाम से। यानी ग्लोमेरुलस क्या है, तो धमनी और केशिका की गुच्छ है जो ढेर सारी है, अधिक मात्रा में मौजूद है, उलझे हुए रूप में धागे की संरचना है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस कौन सी संरचना के अंदर पैक है, तो एक प्याली जैसी संरचना में है, इसका नाम है आपका बोमेन संपुट। आप लोग देख सकते हैं प्याली जैसी संरचना को हम लोग क्या नाम दिया है, बोमेन संपुट। यानी नेफ्रॉन का स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको मिलेगा धमनी और केशिका गुच्छ। केशिका धमनी और सिरा की केशिका गुच्छ मिल करके संरचना बनाती है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक प्याले जैसी संरचना में है, जिसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट से नीचे जैसे आते हैं ढेर सारी आपको वाहिकाएं, नलिका दिख रही है, जिससे जो भी बेकार पदार्थ है वो डायरेक्ट जाता है एक संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका जो है हम लोग का, वो आप लोग जो नली देख रहे थे मूत्राशय से ऊपर की ओर जुड़ी हुई थी, वही है आपकी संग्राहक नलिका, जो डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है, आपके नेफ्रॉन वाले ऊपरी भाग से जुड़ी हुई है। यहाँ से ये नलिकाएं जुड़ करके संग्राहक नलिका के पास, और संग्राहक नलिका में जो भी पदार्थ आते हैं वो किस में चले जाते हैं, मूत्राशय में। पर यहाँ इसके बीच में एक काम होता है। देखिए बाई चांस क्या होता है, पानी के साथ साथ कुछ बेकार पदार्थों के साथ साथ हमारी कुछ अच्छी चीजें भी बह जाती हैं। पानी की धारा अगर तेज हो तो उसमें आप लोग देखें ये कितना कुछ अच्छे पदार्थ भी उसमें शामिल होकर बह जाते हैं। ब्लड छानने के टाइम से भी यही काम होता है, या आप लोग घर में भी छानने का जब काम करते हैं तो बेकार पदार्थ के साथ साथ कभी कभी अच्छा पदार्थ भी उसमें छान जाता है। जब किडनी हमारा ब्लड को छानता है, प्लाज्मा को छानता है, तो उसमें बेकार पदार्थ के साथ साथ कुछ पोषक तत्व भी उसमें मौजूद होकर चले जाते हैं। यहाँ तक तो पोषक तत्व आ सकते हैं, पर इसके नीचे से वो पास नहीं हो पाते हैं। ये संग्राहक नलिका, ये जो आप लोग को नलिकाएं दिख रही है, ये नलिका ध्यान रखती है इस चीज का कि कहीं बेकार पदार्थों के साथ कुछ अच्छे पदार्थ भी मूत्राशय में ना चला जाए। अगर यहाँ पे कुछ अच्छे पदार्थ शामिल भी होती है तो ये नलिका उसको खींच करके दोबारा इस गुच्छे में भेज देती है। यानी आप लोग को एक नेफ्रॉन का काम समझ में आ गया, एक रास्ता है, एक माध्यम, अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो। अब आपको जब परिभाषा लिखना है 5 नंबर का, पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ पॉइंट ये, और 5वां हम लोग का संग्राहक नलिका खत्म। यानी आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और पॉइंट वाइज आप सुनते जाइएगा। नेफ्रॉन की जब आप लोग परिचय में लिखेगा तो आप लोग लिखेंगे कि नेफ्रॉन विरिक की इकाई है, यानी विरिक नेफ्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। नेफ्रॉन का कार्य है आपका मूत्र को हमारे रक्त को छानना। अब नेफ्रॉन का जो संरचना है निम्नलिखित तरीके से है। पहला पॉइंट, धमनी एवं सिरा की केशिका। धमनी सिरा केशिका ढेर सारे रक्त को एकत्रित करके एक संरचना बनाती है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। यानी सेकंड पॉइंट ग्लोमेरुलस एक ऐसी संरचना है जो धमनी केशिका से मिलकर बनी हुई है। थर्ड पॉइंट आपका बोमेन संपुट। ग्लोमेरुलस एक प्याली जैसी संरचना में बंद होता है, उस प्याली जैसी संरचना को हम लोग बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। बोमेन संपुट आगे जाकर के नलिका में खुलता है। ये आप लोग पॉइंट लिखेंगे नलिका में। नलिका में आप लोग लिखेंगे कि बोमेन संपुट नलिका में खुलती है, और नलिका में बेकार पदार्थ के साथ अगर कुछ पोषक तत्व चले जाते हैं तो उन्हें दोबारा वापस किसमें भेज दिया जाता है, आपके ग्लोमेरुलस में। उसके बाद लास्ट है आपकी संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका में जो भी द्रव है, बेकार द्रव, यूरिक अम्ल, यूरिया, उसको संग्राहक नलिका के माध्यम से मूत्राशय तक, यानी संग्राहक नलिका आपके मूत्राशय से जुड़ी हुई है, और वो जितना भी द्रव वो कहाँ आ गया आपका लास्ट में, मूत्राशय, और मूत्राशय से हम लोग उस यूरिक अम्ल को उत्सर्जित कर देते हैं। यही आपका है उत्सर्जन की प्रक्रिया। एक पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायलिसिस क्या है, या इसका दूसरा क्वेश्चन बोला जाए तो अपोहन क्या है। आपको बुक में एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिखेगा जिसमें एक व्यक्ति को सुलाया गया और वहां से कुछ कनेक्शन जोड़ करके कुछ डब्बे में कुछ पदार्थ जा रहा है। ये जो डायग्राम है
आपका वो ऐसे व्यक्ति का डायग्राम दिखाया हुआ है जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है। यानी जब किसी केस में बाय चांस अगर कोई किडनी पे चोट वगैरह लग जाता है या कभी किडनी हमारी काम करना बंद कर दे, तो उस टाइम क्या करते हैं डॉक्टर्स लोग जो भी होते हैं, उस टाइम एक ऐसी मशीन होती है डायलिसिस मशीन जो सेम आपकी किडनी की तरह काम करती है। यहाँ पर किडनी का काम क्या था, हमारे शरीर से बेकार पदार्थों को निकाल देना और द्रव शुद्ध करके फिर से दोबारा शरीर में भेजना। तो वो मशीन भी ठीक उसी प्रकार से उस मशीन को जोड़ दिया जाता है हमारे शरीर में। उस मशीन में क्या होता है कि बेकार पदार्थ को एक तरफ निकलता है और दूसरे तरफ हमारा जो ब्लड शुद्ध हो गया उसको दूसरे तरफ से फिर से हमारे शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये जो काम होता है ये कब होता है आपका वृक्क खराब होने पर। तो आप लोग जब अपोहन या डायलिसिस क्या है पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं कि जब हमारे शरीर में वृक्क अच्छे ढंग से काम ना करे या किसी कारणवश क्षतिग्रस्त होने पर काम करना बंद कर दे, तो उस समय हम कृत्रिम वृक्क का प्रयोग करते हैं और कृत्रिम वृक्क की सहायता से हम अपने शरीर में रक्त को छानने के काम करते हैं और ये सारी प्रक्रिया आपकी क्या है, अपोहन या डायलिसिस है। तो ये आपका उसमें दिया हुआ है और आपके उस टॉपिक में एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि हमारे अगर डेली के समय में डेली दैनिक जीवन में देखा जाए तो हमारे मूत्राशय में कितने द्रव का मतलब कितना द्रव लगभग में छाना जाता है, तो 180 लीटर दिया हुआ है। 180 लीटर मान दिया हुआ है। ये आपके उसी अपोहन वाले टॉपिक में नीचे ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इस चीज को आप लोग देख लेंगे। और आप लोग को एक और ऑब्जेक्टिव बेकार पदार्थ, तो नाइट्रोजन वाले पदार्थ, दूसरा आपका नाइट्रोजन के साथ यूरिकम यूरिया, ये सारे बेकार पदार्थ है। फिर एक हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, पादपों में उत्सर्जन। पादप में आप कभी देखे होंगे पेड़ पौधों में कोई छाल वगैरह या कुछ अलग से लकड़ी वगैरह निकलते हुए देखेंगे जो छूते ही हाथ में आ जाते हैं या लग जाते हैं, या कोई गोंद वगैरह देखे होंगे पत्ते से निकलते हुए। ये गोंद वगैरह जो है ये उत्सर्जित पदार्थ होते हैं एक प्रकार के। पेड़ पौधे इन चीजों को ये सारे चीज बेकार होते हैं, या पत्ते वगैरह में जो गोंद वगैरह आपको निकलते दिखाई देता है, तो ये पेड़ पौधों में सेम हमारी तरह एक बेकार पदार्थ है जो इसको निकालते हैं। इसमें आपका सब्जेक्टिव तो नहीं पूछता है पर ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है। रेजिन, गोंद, टेनिन, ये सब नाम दिया हुआ है, किताब के लास्ट टॉपिक में आप लोग देख लेंगे। बाकी कल के सेशन में हम लोग जितना भी एनसीईआरटी में जैव प्रकरण का 4 पार्ट पढ़े हुए हैं, कल हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। जितना भी क्वेश्चन है आप लोग का उस एनसीईआरटी का सॉल्यूशन किया जाएगा।